धान यानी चावल हमारी थाली का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना खाना अधूरा लगता है। लेकिन सोचिए, आप एक किसान हैं, आप अपने हरे भरे धान के खेत में जाते हैं और देखते हैं कि किसी ने पत्तियों को बेतरतीब ढंग से कुतर दिया है, जैसे कोई चुपके से आपकी मेहनत को बर्बाद कर रहा हो। अपराधी कौन है? आज हम कृषि जासूस बनकर एक ऐसे ही अपराधी की गहराई से पड़ताल करने जा रहे हैं, ग्रीन हॉर्न्ड कैटरपिलर। कृषि जासूस ये नजरिया अच्छा है क्योंकि इस मामले में अपराधी अक्सर आंखों से ओझल रहता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है मेलानिटिस लेडाइस्मेने। और हमारा आज का मिशन है इस पूरे मामले की तह तक जाना, मतलब सुराग कैसे पहचाने कि फसल को नुकसान कैसे हो रहा है, फिर अपराधी के अलग अलग भेष कैसे हैं और आखिर में उसे काबू में कैसे लाया जाए। बिल्कुल। और ये जानकारी जो है ना, ये उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है जो कृषि या फिर बीपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। वहां ऐसे विषयों से सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इस केस फाइल को खोलते हैं। सबसे पहला सुराग, अपराध का तरीका। ये कैटरपिलर पौधे को नुकसान पहुंचाता कैसे है? इसका तरीका बहुत कह सकते हैं सीधा और क्रूर है। इसका लार्वा यानी इल्ली धान के पौधे की पत्तियों का खाता है। अच्छा, सीधे पत्तियों पर हमला? जी हाँ, लेकिन ये पूरी पत्ती को एक साथ नहीं खाता। ये पत्तियों के किनारों से या फिर सिरे से खाना शुरू करता है। इससे पत्तियां अनियमित रूप से कटी फटी नजर आती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कैंची से बेतरतीब कट लगा दिए हों। एक मिनट, क्या इसके खाने का कोई खास पैटर्न होता है? मतलब ये हमेशा ऊपर की नई पत्तियों से शुरू करता है या नीचे की पुरानी पत्तियों से? ये बहुत अच्छा सवाल है। आमतौर पर ये नई और मुलायम पत्तियों को ज्यादा पसंद करता है क्योंकि वो पचाने में आसान होती हैं। ओह, सकता है। और जब प्रकोप बढ़ जाता है तब? जब आबादी बहुत बढ़ जाती है तब ये पुरानी पत्तियों पर भी हमला करता है। कृषि विज्ञान में इस प्रक्रिया को डिफोलिएशन कहते हैं। डिफोलिएशन यानी पत्तियों का झड़ना या नष्ट हो जाना। सीधे शब्दों में कहें तो ये पौधे के उस हिस्से पर हमला कर रहा है जो उसके लिए भोजन बनाता है। मतलब पौधे की अपनी रसोई ही बंद हो जाती है। एकदम सही उपमा है। पत्तियां पौधे के लिए सोलर पैनल की तरह होती हैं जो सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाती हैं। जब ये सोलर पैनल ही कट फट जाएं तो पौधे की भोजन बनाने की प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण बुरी तरह प्रभावित होती है। इससे पौधा कमजोर हो जाता है, उसका विकास रुक जाता है और अंत में धान की पैदावार में भारी कमी आ सकती है। तो पत्तियों का किनारों से अनियमित रूप से कटना ही हमारा पहला और सबसे बड़ा सुराग है। ठीक है, तो हमें क्राइम सीन पे पहला सुराग मिल गया, कटी फटी पत्तियां। लेकिन एक अच्छे जासूस की तरह हमें अपराधी को रंगे हाथों पकड़ना होगा। मतलब हमें उसे पहचानना सीखना होगा, चाहे वो किसी भी भेष में हो। तो चलिए इसके अलग अलग रूपों की पहचान करते हैं। ये इस जांच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि सही पहचान के बिना सही इलाज संभव नहीं है। इसके जीवन के 4 चरण हैं: अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। हर चरण एक अलग भेष है। तो शुरुआत करते हैं सबसे छोटे सुराग से, अंडे से। ये कैसा दिखता है और कहाँ मिलता है? इसके अंडे मोती की तरह गोल और चमकदार सफेद होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि मादा तितली ने झुंड में नहीं देती, बल्कि पत्तियों पर एक एक करके देती है। एक एक करके? इसका कोई खास कारण? हाँ, ये एक सोची समझी रणनीति हो सकती है, ताकि अगर कोई शिकारी एक अंडे को ढूंढ भी ले तो बाकी अंडे सुरक्षित रहे। अच्छा, हो सकता है। यानी ये छुपा हुआ पहला सबूत है। अब आते हैं उस भेष पर जो असल में तबाही मचाता है, लार्वा या इल्ली। हाँ, ये मुख्य अपराधी है। इसका शरीर हल्का चपटा और चमकीले हरे रंग का होता है। हरा रंग? तो ये पत्तियों में छिप जाता होगा आसानी से? बिल्कुल। ये रंग इसे धान की हरी पत्तियों में छिपने में, मतलब छलावरण में बहुत मदद करता है। ये आसानी से नजर नहीं आता। तो फिर इसकी पहचान कैसे होगी अगर ये छिपा ही रहता है? इसकी कोई खास निशानी? बिल्कुल है, और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इसके सिर पर 2 लाल रंग के सींग जैसी संरचनाएं होती हैं। लाल सींग? जी, ये कांटेदार उभार इसे धान के खेत में पाए जाने वाले दूसरे कैटरपिलर से बिल्कुल अलग करते हैं। इसके अलावा इसकी पूंछ के सिरे पर भी 2 पीली संरचनाएं होती हैं। सिर पर लाल सींग, इसीलिए इसका नाम हॉर्न्ड कैटरपिलर पड़ा है। ये एक ऐसा बिंदु है जिसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पहचान के तौर पर सीधे पूछा जा सकता है। ये बीपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए एक तरह से की पॉइंट है। निश्चित रूप से। अब जब ये लार्वा खा पीकर बड़ा हो जाता है तो ये अपने तीसरे भेष में आता है,
प्यूपा, ये एक क्राइसैलिस होता है। ये खुद को रेशम के एक धागे से पत्ती की निचली सतह से उल्टा लटका लेता है। उल्टा लटका लेता है। हाँ, इसका रंग भी हरा या हल्का भूरा होता है, जो इसे पत्तियों के बीच छिपाए रखता है। ये एक तरह से इसका सुरक्षित घर है, जहां ये तितली में बदलता है। तो ये पत्ती से लटका हुआ एक कोश जैसा होता है। हाँ। एक तरह से रूपांतरण का चरण। और फिर इस प्यूपा से निकलता है इस कहानी का मास्टरमाइंड, यानी वयस्क कीट। हाँ, चौथा और अंतिम चरण है वयस्क कीट। ये एक गहरे भूरे रंग की तितली होती है जिसके पंख काफी बड़े होते हैं। ये तितली सीधे तौर पर फसल को नहीं खाती, लेकिन यही अंडे देकर अगली पीढ़ी का चक्र शुरू करती है। तो इसकी पहचान भी उतनी ही जरूरी है। जी, तो इस वयस्क तितली की क्या खास पहचान है? ये तो दूसरी भूरी तितलियों जैसी ही दिखती होगी। नहीं, इसकी एक बहुत ही विशिष्ट पहचान है। इसके अगले दोनों पंखों पर एक एक बड़ा सा काले और पीले रंग का आंख जैसा धब्बा होता है। आंख जैसा धब्बा? हाँ, ये धब्बा इतना स्पष्ट होता है कि इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। ये दिलचस्प है। इसका कोई खास कारण? ये प्रकृति की एक अद्भुत चाल है, जिसे मिमिक्री या नकल करना कहते हैं। ये नकली आंखें शिकारियों जैसे पक्षियों को डराने का काम करती हैं। पक्षी को लगता है कि ये किसी बड़े जानवर की आंख है और वो हमला करने से हिचकिचाता है। कमाल है, एक सर्वाइवल टैक्टिक। जी, लाखों वर्षों के विकास का नतीजा है। तो संक्षेप में कहें तो हमारी जासूसी के मुख्य बिंदु हैं मोती जैसे अकेले अंडे, सिर पर लाल सींग वाला हरा लार्वा, पत्ती से उल्टा लटका प्यूपा और पंखों पर नकली आंख वाली भूरी तितली। लार्वा के सींग और तितली की आंखें ये दो सबसे बड़े पहचान चिन्ह हैं। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। इन पहचान चिन्हों को याद रखना ही खेत में सही निदान की कुंजी है। ठीक है, तो हमने अपराधी की पहचान कर ली है, उसके सारे भेष हम जानते हैं। अब सवाल आता है न्याय का। अगर किसी खेत में इसका प्रकोप बढ़ जाए तो इसे नियंत्रित करने, इसे काबू में लाने के क्या उपाय हैं? इसके प्रबंधन के लिए दो मुख्य रास्ते हैं और हमें हमेशा पहले रास्ते को प्राथमिकता देनी चाहिए। और वो क्या है? पहला रास्ता है प्रकृति को ही अपना काम करने देना, यानी प्राकृतिक और जैविक नियंत्रण। मतलब प्रकृति के अपने पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करना। ये कैसे काम करता है? सोचिए, प्रकृति का संतुलन कितना अद्भुत है। हर धान के खेत में एक सूक्ष्म पारिस्थितिकी युद्ध चल रहा है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। इस कैटरपिलर के भी प्राकृतिक दुश्मन हैं जिन्हें हम मित्र कीट कहते हैं। ये परजीवी या शिकारी होते हैं। तो कौन है ये मित्र कीट जो हमारी मदद करते हैं? सबसे पहले अंडे के स्तर पर ट्राइकोग्रामेटिड ततैया जैसे परजीवी इसके अंडों को नष्ट कर देते हैं। ततैया? हाँ, ये ततैया चावल के दाने से भी छोटा हो सकता है और ये सिर्फ इसी कैटरपिलर के अंडे को ढूंढकर उसके अंदर अपना अंडा देता है। नतीजा ये होता है कि कैटरपिलर के अंडे से लार्वा निकलने की बजाय उस ततैया का लार्वा निकलता है और अंडा वहीं खत्म हो जाता है। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। ये तो हुई अंडे की बात। क्या इसके लार्वा पर भी कोई हमला करता है? हाँ, लार्वा के लिए भी प्रकृति के अपने बॉडीगार्ड हैं। इसके लार्वा पर भी कई परजीवी हमला करते हैं, जैसे चेल्सिड ततैया और वेस्पिड ततैया। ये लार्वा के ऊपर अपने अंडे चिपका देते हैं। वहीं टेक्निड मक्खियां तो एक कदम और आगे हैं। वे अपने अंडे लार्वा के शरीर के अंदर इंजेक्ट कर देती हैं। ओह, मतलब लार्वा अंदर से ही खत्म। बिल्कुल, दोनों ही मामलों में लार्वा अंदर से ही खत्म हो जाता है। इसका मतलब एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र में जहां ये मित्र कीट मौजूद हैं, ये समस्या अपने आप नियंत्रण में रह सकती है। लेकिन अगर प्रकोप बहुत ज्यादा हो, जब ये प्राकृतिक शिकारी उसे नियंत्रित ना कर पाए, तब क्या? जब स्थिति हाथ से निकल रही हो? ये एक व्यवहारिक समस्या है। कई बार मौसम में बदलाव या मित्र कीटों की कमी के कारण इस कीट की आबादी विस्फोटक रूप से बढ़ जाती है। अगर प्रकोप गंभीर हो और फसल को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा हो, तब दूसरे रास्ते यानी रासायनिक नियंत्रण का सहारा लिया जाता है। लेकिन ये हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए, है ना? जी, हमेशा। तो रासायनिक नियंत्रण के लिए क्या सुझाव दिया जाता है? ये जानकारी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब कोई और रास्ता न बचे तब क्लोरोपाइरीफोस 20EC नामक कीटनाशक का इस्तेमाल होता है। ये एक ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक है, जिसका मतलब है ये कीट के नर्वस सिस्टम यानी तंत्र का तंत्र पर सीधा असर करता है और उसे पंगु बना देता है। और इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है। इसकी अनुशंसित मात्रा है 500 मिलीलीटर प्रति एकड़। इस मात्रा को पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करने की सलाह दी जाती है।
मात्रा का सटीक होना बहुत जरूरी होगा। बहुत ज्यादा इस्तेमाल न सिर्फ मित्र कीटों को खत्म करेगा जो हमारे सहयोगी हैं, बल्कि यह मिट्टी के स्वास्थ्य और पानी की गुणवत्ता पर भी बुरा असर डाल सकता है। सही बात है। बिल्कुल। इसीलिए आधुनिक कृषि में एकीकृत कीट प्रबंधन यानी आईपीएम के सिद्धांत पर जोर दिया जाता है। इसका मतलब है कि सिर्फ रसायन पर निर्भर न रहें। हाँ, बल्कि सभी तरीकों का एक साथ इस्तेमाल करें। प्राकृतिक दुश्मनों को बढ़ावा दें और रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग तभी करें जब कीटों की संख्या आर्थिक नुकसान की सीमा को पार कर जाए। तो आज की हमारी ये पूरी पड़ताल ग्रीन हॉर्न्ड कैटरपिलर यानी मेलेनाइटिस लेडा इसमेने पर केंद्रित रही। हमने इस केस को सुलझाते हुए देखा कि इसका लार्वा धान की पत्तियों को किनारों से खाकर कैसे डिफोलिएशन करता है। हमने इसके 4 भेषों की पहचान की: मोती जैसे अंडे, लाल सींग वाला लार्वा, पत्ती से लटका प्यूपा और पंखों पर आंख जैसे धब्बे वाली वयस्क तितली। और अंत में हमने इसे नियंत्रित करने के 2 रास्तों को समझा। पहला, परजीवी ततैयों और मक्खियों जैसे प्राकृतिक दुश्मनों का उपयोग, और दूसरा, गंभीर स्थिति में क्लोरपाइरीफोस जैसे रासायनिक कीटनाशक का सीमित उपयोग। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। किस तरह का सवाल? आधुनिक कृषि के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम पैदावार बढ़ाने के दबाव और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच सही संतुलन कैसे स्थापित करें। ये सिर्फ एक कीट के नियंत्रण का सवाल नहीं है, बल्कि ये एक स्वस्थ और टिकाऊ कृषि पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की बड़ी पहेली का एक छोटा सा हिस्सा है। हम प्रकृति के नियमों को समझकर उसके साथ कैसे काम कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम हमेशा उसके खिलाफ लड़ते रहें।